सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी मई 2022 में अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता ये देश का पहला मेट्रो शहर है जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है। मतलब इसमें शहर के फूलों और जीवों की किस्मों के साथ साथ भूमि उपयोग और मानव गतिविधियों के बारे में डिटेल में बताया गया है। मतलब शहर में इतने फूल हैं, इतने तरह के पौधे हैं, इतने तरह के जीव जंतु हैं। भाई जैव विविधता मतलब क्या हो गया? फल फूल पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब मिला करके ही तो जैव विविधता कहा जाता है। तो इस तरह का एक रजिस्टर तैयार किया है, इसी को बोला गया जैव विविधता रजिस्टर। तो प्रश्न भी यही कह रहा है कि अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? पहला मेट्रो शहर पूछ रहे तो आंसर होगा कोलकाता। अभी आपको याद होगा अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमने कब मनाया था? 22 मई को। इसकी थीम क्या थी? सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क ये कहां पे बनेगा? हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के भूलाह घाटी में। अच्छा एक प्रश्न का उत्तर आप और दो। अभी जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला पहला जिला कौन सा बना? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और भारत का पहला अमृत सरोवर ये कहां पे बनकर तैयार हुआ? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। और भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी बनी? जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव। अभी हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला 100वां हर घर जल वाला जिला बना था। और इसी तरह से झारखंड का है जामताड़ा जिला, ये देश का पहला जिला बना है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है। और एक और प्रश्न का उत्तर दो। अभी वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बना? तो उत्तर प्रदेश का आगरा। बाकी देखो यहाँ पे बात कोलकाता की हुई है जो कि कैपिटल है पश्चिम बंगाल की। तो ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल, कैपिटल आपने कहा कोलकाता है। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे। आपको बताए कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के किसके नाम पे कर दिया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी यहीं पर है। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। अभी आपको बताए ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इनके ऊपर एक बुक भी लिखी गई है, ममता बियॉन्ड 2021। किसने लिखा? जयंता घोषाल ने। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। और हाँ गाइस देखिए अनअकैडमी कंडक्ट कर रहा है इस बार एसएससी मेगा कॉम्बैट। कब? 29 मई को। और इस टेस्ट को लगा करके आप जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अनअकैडमी के जो टॉप एडुकेटर्स हैं वो सेट करेंगे। एग्जाम पैटर्न में ही आपके क्वेश्चन सेट होंगे और एग्जाम के बाद सभी क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो आपको टेस्ट जरूर लगाना है ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी चल रही है कम से कम यही आपको पता चल सके। और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप सभी को टेस्ट लगाना है। तो लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो के बाद उस पर क्लिक करके अपने आप को एनरोल जरूर से कर लेना ताकि जब भी एग्जाम होगा आपको एक बार रिमाइंडर आ जाएगा। जब उस लिंक पे क्लिक करके आप जाओगे तो वो एक कोड मांगेगा फ्री में टेस्ट देने के लिए। तो टाइप करना क्रैक एग्जाम 10। टेस्ट आपका होगा 29 मई को 12 बजे ये शुरू हो जाएगा। और कुछ लकी ड्रॉ के द्वारा कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, उन्हें भी कुछ प्राइज मिलेंगे, छोटे मोटे मिलेंगे। तो हमारा मेन मकसद प्राइज नहीं है, हमारा तो खुद का एनालिसिस करना कि हमसे कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं, क्या टाइम में हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी बाय लक अगर प्राइज मिल जाता है तो क्या बुरा है। तो इस तरह के जो फ्री टेस्ट होते हैं जब भी मैं आपको बताया करूं तो उसे आप जरूर दिया करें, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई टेस्ट नहीं लगाओगे, कोई क्विज सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे आपको पता लगेगा कि जो तैयारी कर रहे हो वो कितनी चीजें आपको याद रही है और कितने समय में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी क्विज या टेस्ट लगा करके। तो ये ध्यान रखना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में कहा भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम यानी कि ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने उड़ीसा के 90 स्कूलों में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम को शुरू किया है। इसे अभी राउरकेला और भुवनेश्वर के स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया।
और ये शुरू करने का उद्देश्य क्या है, क्यों किया गया? ताकि जो बच्चे हैं वो सक्रिय यानी कि एक्टिव रह सकें, हेल्दी यानी कि स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। अच्छा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बक। आपको याद होगा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। अब बात यहाँ पे उड़ीसा की है, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है और भुवनेश्वर से आपको याद आएगा देश का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ये कहाँ पे खोला जाएगा? भुवनेश्वर में ही। भारत की पहली चेस अकेडमी कहाँ पे खोली जाएगी? भुवनेश्वर में ही। और देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन भी भुवनेश्वर, जिन्हें 3 बुकों को लॉन्च किया था। एक है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, जिसको लिखा अविनाश मोहपात्रा ने। एक है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, इसको लिखा है अविनाश खेमका ने। और एक है गजपति अ किंग विदाउट अ किंगडम, जिसको लिखा है अशोक बल ने। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। अच्छा, कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? ये आपको उड़ीसा में ही मिलेगा। और अभी 100% हरित ऊर्जा से चलने वाला ये भारत का पहला मंदिर बन गया है। इसे ही ब्लैक पैगोडा कहते हैं। 10 रुपए का जो करेंसी नोट है उस पर इसी का चित्र अंकित है। किसने निर्माण करवाया? गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ये भी यहीं पे बन रहा है, उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। अच्छा, वैसे बिरसा मुंडा जी के नाम पे एक एयरपोर्ट भी है, लेकिन वो आपको मिलेगा रांची झारखंड में। और बिरसा मुंडा जी की जयंती को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 15 नवंबर को। और 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे वो उड़ीसा में ही होंगे। उसके अलावा 24 घंटे 7 दिन नल से स्वच्छ जल देने वाला पहला शहर यह आपका उड़ीसा का पुरी है। हीराकुद डैम आपको यहीं पे मिलेगा, ये लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, महानदी पर आपको मिलेगा। और महानदी के किनारे ही कौन सा शहर बसा हुआ है? कटक शहर। कटक में आपको बाराबत्ती स्टेडियम मिल जाएगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और देश के सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में किसे सम्मानित किया गया था? उड़ीसा के बालासोर जिले को। और उड़ीसा की ही है सुष्मिता लेंका, याद होगा नाम आपको। एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार मिला था इनको पेंगोलिन के संरक्षण के लिए, यानी कि एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड। और देखो, उड़ीसा में ही नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व आयोजित किया जाता है, बाली जात्रा महोत्सव हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव, ये सब यहीं पे आयोजन किए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये चिल्का लेक है, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये। और भारत की पहली रामसर साइट का दर्जा मिला था इसे 1981 में। और इसी में ही आपको नलबाना पक्षी अभ्यारण्य भी मिल जाएगा। और यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन मिलती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, एक बुक को अभी रिलीज किया गया है जिसका नाम है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। इसको किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। लेखक हैं ये रस्किन बॉन्ड, इन्होंने इस बुक को लिखा है। बुक का नाम है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। अच्छा, काफ़ी सारी बुक्स आती है इनकी, रस्किन बॉन्ड का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। अगर मैं कहूँ इनकी पहली किताब कौन सी थी तो आंसर होगा द रूम ऑन द रूफ। बाकी रशीद किदवई की बात करेंगे, अभी लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स नाम की बुक लिखी। विनोद राय नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन नाम की बुक लिखी। और देविका रंगाचारी ने क्वीन ऑफ फायर नाम की बुक लिखी है। अच्छा, बुक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, 2-3 प्रश्न आपको और याद रखने हैं। एक तो डे आप याद रखो, एक होता है इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, वो हम 2 अप्रैल को मनाते हैं। एक होता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, वो हम 23 अप्रैल को मनाते हैं, जिसकी थीम थी रीड सो यू नेवर फील लो। और अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया तो आंसर होगा मैक्सिको का शहर है ग्वाडलाजारा। और पेरिस बुक फेस्टिवल 2022, इसमें याद रखना भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर चुना गया था। तो ये आप याद रखना और बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपको बताना है मई 2022 में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई? तो आंसर होगा अभिलाषा बराक। तो आर्मी का वो विंग जो एविएशन में काम करता है उसे कहते हैं आर्मी एविएशन विंग। एविएशन विंग मतलब हवाई मार्ग का उपयोग करने वाली विंग। और अभी
कैप्टन अभिलाषा बराक इसी आर्मी एविएशन कोर में लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। एक्चुअली में भारतीय सेना के एविएशन कोर यानी कि उड़ान दस्ते में अभी तक कोई भी महिला शामिल नहीं थी, लेकिन अब ये पहली बन गई हैं अभिलाषा बराक, इसीलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। ये हरियाणा राज्य से है। अच्छा, अगर बात करें इस आर्मी एविएशन कोर की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1986 को। और आप जानते हो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है? वैशाली हिवासे। भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी थी? आश्रिता वी ओलेटी। और उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी थी ऋतु खंडूरी। अच्छा, वैसे अभी हमारे नए आर्मी चीफ कौन बने? मनोज पांडे। आर्मी डे हम मनाते हैं 15 जनवरी को। और अगर आपसे पूछे हमारे नेवल चीफ कौन है, तो आर हरि कुमार है। और नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। और एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी। और एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बढ़ते आगे। फिर बताइए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है? तो आंसर होगा वेस्ट टू वेल्थ। एक्चुअली में अभी केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। थीम याद रखना वेस्ट टू वेल्थ। तो इस सर्वेक्षण में 3R के सिद्धांतों को भी प्राथमिकता दी जाएगी। 3R मतलब हो गया रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। आपको बता दूं स्वच्छ भारत मिशन ये कब शुरू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। और ये जो मिशन है ये 2 भागों में चलाया जा रहा है। एक तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, और आवासन और शहरी मामलों के अंतर्गत आता है स्वच्छ भारत मिशन शहरी। और अभी 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को शुरू किया गया। और अब ये स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कब तक जारी रहेगा? वर्ष 2025-26 तक जारी रहेगा। और आपको याद ही होगा पिछली बार भारत का सबसे साफ सुथरा यानी कि स्वच्छ शहर कौन सा रहा? तो ये इंदौर रहा, मध्य प्रदेश का इंदौर। और इंदौर से ही आपको याद होगा भारत का पहला वाटर प्लस सर्टिफिकेट पाने वाला शहर भी आपका इंदौर ही है। तो याद रखना ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो यूनाइटेड अरब अमीरात मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। और अभी हमने पढ़ा था कि मंकी पॉक्स के रोगियों के लिए 21 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो बेल्जियम बना था। मंकी पॉक्स ये चेचक की फैमिली से ही एक बीमारी है और इसके लक्षणों में एक अलग उबड़ के दाने निकल के आ जाते हैं, बुखार होता है, मांसपेशियों में दर्द, सरदर्द वगैरह होता है। वैसे तो ये चेचक से कम घातक है और मृत्यु दर भी इसमें 4% से कम की रहती है। अच्छा, चेचक की बात हुई ना, तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। अब बात यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरात की है। तो ये रहा मैप में यूएई। देखो इसकी कैपिटल अबू धाबी है। यहीं पे आपको इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। करेंसी दिरहम है। और अब इसके नए प्रेसिडेंट बन गए कौन? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान। क्योंकि इनसे पहले थे शेख खलीफा बिन जायद अल नयान, उनका निधन हो गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिलेगा। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार दुबई सरकार है। और भारत के बाहर पहला आईआईटी बनेगा दुबई में ही। और दुबई में अभी दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया गया था। और आपने पढ़ा होगा अभी ब्रिक्स बैंक में यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में 4 नए देश शामिल हुए थे, उसमें से एक यूनाइटेड अरब अमीरात भी है। और वैसे वो 4 देश कौन कौन से हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश और मिस्र। सबसे नवीनतम है मिस्र। और इंटरपोल के जो भी नए प्रेसिडेंट बने थे अहमद नासर अल रईसी, ये भी यूनाइटेड अरब अमीरात से हैं। और याद रखना अगले साल 2023 में जो कोप 28 होगा उसकी मेजबानी करेगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अभी 2022 में जो कोप 27 होंगे वो मिस्र में होंगे। 2021 में जो कोप 26 हुए थे वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। और पिछले साल भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ था जायद तलवार नाम से। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन है। और यूनाइटेड अरब अमीरात एक पुरस्कार देता है जिसे अरब वर्ल्ड का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, जिसे कहते हैं शेख जायद बुक पुरस्कार। और ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन।
तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया? तो आंसर होगा एनआईटी तिरुचिरापल्ली। तो अभी एनआईटी तिरुचिरापल्ली ने परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को शुरू किया है और इस तरह से अब ये भारत सरकार के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा बनने वाला पहला एनआईटी भी बन गया है। ये जो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन है, इसे भारत सरकार ने 2015 में शुरू किया था, जिसका उद्देश्य क्या है, जिसका लक्ष्य क्या है? 70 से ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस वाले सुपर कंप्यूटरों के माध्यम से एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करना। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा परम शक्ति सुपर कंप्यूटर को कहाँ पे स्थापित किया गया था? आईआईटी खड़गपुर में। और उससे पहले परम गंगा, इसे स्थापित किया गया था आईआईटी रुड़की में। और परम प्रवेगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया था आईआईएससी बेंगलुरु में। अच्छा, वैसे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? विजय भटकर को। और विश्व में कहा जाता है सेमोर क्रे को। और अभी वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये जापान के पास है, जिसका नाम है फुगाकू। और भारत में सुपर कंप्यूटर का निर्माण करती है सीडेक। इसका मुख्यालय पुणे में है। सीडेक मतलब होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांसिंग कंप्यूटिंग। याद रखना ये सब, पढ़ते आगे। चलिए बताइए, मई 2022 में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 23। तो बहरीन की कैपिटल है मनामा और अभी वहां पे पहली बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम ने टोटल 23 मेडल जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 13 ब्रॉन्ज है। और पैरा बैडमिंटन की जब भी बात होती है, 2-3 नाम आपको जरूर याद आने चाहिए। कौन कौन? एक तो हो गए प्रमोद भगत, एक है कृष्णा नागर और एक है सुहास यथिराज। और ये नाम मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भी टोक्यो पैरालंपिक 2020 में इन्होंने बैडमिंटन में गोल्ड जीता था। तो प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने तो गोल्ड जीता था और सुहास यथिराज, ये नोएडा के कलेक्टर है, इन्होंने सिल्वर जीता था। अभी प्रमोद भगत को तो पद्मश्री भी मिला है। चलो आप तो ये बताओ, भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी ये कहाँ पे खुली है? लखनऊ में। और अभी आपको याद होगा बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ था मनीला, फिलीपींस में। उसमें पीवी सिंधु ने ब्रोंज जीता है। और पीवी सिंधु से आपको याद आएगा, अभी सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल में वुमेन सिंगल का खिताब जीता था पीवी सिंधु ने। और स्विस ओपन का खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला शटलर बन गई हैं पीवी सिंधु। चलो 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। पहले तो आप ये बताओ, थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस खेल से है? अगर आप इसका उत्तर दोगे तो उसके बाद ये बताना कि अभी ये कप किसने जीते हैं। थॉमस कप तो पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और उबेर कप होता है महिलाओं का। किसने जीता और किसको हराकर जीता, ये भी बताइए। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल हो गया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो याद रखना, अभी आंध्र प्रदेश वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग हब में शामिल हो गया है। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस स्विट्जरलैंड में जो 75वीं बैठक हुई थी, वहीं पे इसे शामिल किया गया। और इस तरह आंध्र प्रदेश भविष्य को आकार देने और मूविंग इंडिया पहल के लिए चुना गया पहला राज्य भी बन गया है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से एक इंडेक्स आपको याद आएगा, अभी हमने कल परसों ही पढ़ा है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इसमें भारत 54 नंबर पर रहा और टॉप पे इसमें जापान रहा। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन ये खुला है आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश में। और भारत की पहली फ्रूट ट्रेन आंध्र प्रदेश से ही रवाना हुई थी। और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ये भी लॉन्च हुआ था आंध्र प्रदेश में। मुख्यमंत्री इसके जगन मोहन रेड्डी हैं और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। आपको याद होगा, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में टॉप पर रहा था आंध्र प्रदेश। और यहाँ के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। और कलिंग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? यहाँ के गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन को। देखो, लेपाक्षी मंदिर कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछा जाता है। ये आंध्र प्रदेश में है।
यहाँ पे नंदी भगवान की प्रतिमा है। और भांग की खेती को खत्म करने के लिए अभी किस राज्य ने ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। और फलों के उत्पादन में फिर से टॉप पे रहा आंध्र प्रदेश और सब्जियों में टॉप पे आ गया है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और इस टाइगर रिजर्व का वो वाला भाग जो कि तेलंगाना में चला गया उसे कहते हैं अमराबाद। तो इस तरह से तेलंगाना में आपको 2 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, एक तो कवल और एक अमराबाद। अच्छा, भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। और यहाँ का क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी, याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, मई 2022 में अंतरराज्य परिषद और इसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया गया। इसकी स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो आंसर होगा अमित शाह। देखो आपको बताऊं, एक्चुअली में 1988 की बात है जब केंद्र राज्य संबंध के लिए सहकारिता आयोग बनाया गया था और इसी आयोग ने इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराज्य परिषद बनाने की बात कही थी। तो इसका यानी कि अंतरराज्य परिषद का गठन कब होता है? 1919 में। और याद रखना, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके स्थायी समिति का अभी पुनर्गठन किया गया जिसके अध्यक्ष कौन है? गृह मंत्री अमित शाह है। वैसे ये हमारे पहले सहकारी मंत्री भी है, याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, वर्ष 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। क्वाड मतलब भारत, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अभी आपको बताएं, क्वाड देशों की 4थी बैठक हुई थी कहाँ पे? टोक्यो, जापान में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी हिस्सा लिया। और अब अगले साल जो इसकी 5वीं बैठक होगी वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। इसकी जो पहली बैठक है वो 2021 में हुई थी यूएस में। क्वाड बनाने का उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन का विकास करना। अच्छा, मुझे तो ये बताओ, जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? फूमियो किशिदा है। और यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडन। और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बन गए, उनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या नाम है? एंथनी अल्बनीज। तो वो याद रखना आप। पढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, मई 2022 को किसने आभा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। आभा का मतलब क्या हो गया? पहले तो ये देखो, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, और इसे लॉन्च किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने, जिसके प्रमुख कौन है? राम सेवक शर्मा है। तो आप कह सकते हो ये एक तरह से डिजिटल हेल्थ कार्ड है आभा। और कितने अंकों का है ये? तो ये भी याद रखना, 14 अंकों का। तो आभा एप्लीकेशन को नए यूजर इंटरफेस और नए कार्यों के साथ अपडेट किया गया है जो उपयोगकर्ताओं को किसी भी समय और किसी भी स्थान से अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड देखने की अनुमति देगा। वैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है? मनसुख मांडविया है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बन गए? तो आंसर होगा विनय कुमार सक्सेना। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना। अब देखो, इन सभी की प्रैक्टिस करने के लिए इसका क्विज बनाकर अपलोड कर दिया गया आपकी करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहां जाओ, इसकी अच्छे से टेस्ट दो, अच्छे से क्विज लगाओ, ताकि आपको चीजें लंबे समय तक याद भी रहे, कम से कम जब तक एग्जाम ना हो जाए। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। करेक्ट एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।